नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ जो तीन लोग इस वक्त मौजूद हैं, यूपीएससी का रिज़ल्ट आ चुका है और मेरे साथ तीन टॉपर हैं। और जब भी यूपीएससी का रिज़ल्ट आता है तो उससे उसको लेकर बहुत लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि जो लोग इसे क्रैक करते हैं वो तैयारी किस तरीके की करते हैं, उनका रूटीन क्या होता है और उनके बारे में वो सब कुछ जानना चाहते हैं। आज हमारे साथ जो तीन लोग हैं उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ गगन मीना बैठे हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका गगन। थैंक आज यू तक सो मच डिजिटल सर। में। थैंक यू। और हमारे साथ अंबिका जैन हैं जो कि आईपीएस हैं और गगन भी आईपीएस हैं। अंबिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और खुशबू हमारे साथ हैं जिनकी रैंक है 139 की रैंक है, वो भी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है खुशबू। थैंक यू सो मच। और अब हम तीनों लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि देश की जो सबसे जिसको सबसे कठिन एग्ज़ाम इसको कहा जाता है यूपीएससी, और ज़्यादातर लोगों का सपना होता है, जो लोग डॉक्टर बन जाते हैं, जो लोग इंजीनियर बन जाते हैं, तमाम ऐसे प्रोफेशन में चले जाते हैं जो ऑलरेडी काफ़ी कठिन अटेम्प्ट होता है। उसके बाद भी ये ख्वाहिश रहती है कि नहीं, कलेक्टर बनना है, आईपीएस बनना है। आपकी ये शुरुआत कहाँ से शुरू होती है? जी, ऐसे तो बचपन से एक था कि हाँ। बहुत सुना था कि कलेक्टर एक पोस्ट होता है। हाँ। नाम पता था कि आईएएस कुछ होता है, बट जैसे-जैसे आप बड़े होते गए आपको पता चला कि ये पोस्ट क्या है, इसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या है, इसकी पावर्स क्या है। तो फिर इंटरेस्ट बढ़ा। फिर मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे थोड़ा-थोड़ा इसके बारे में पढ़ा। बट जैसे मैंने अपना एमए ख़त्म कर लिया, तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। पहले अटेम्प्ट में सफलता नहीं मिली, प्रीलिम्स नहीं हुआ। बिल्कुल। दूसरे अटेम्प्ट में फिर 128 रैंक आया और आईपीएस में मिल गया। अभी फिर तीसरी बार मैंने कोशिश की तो इस बार मुझे आईएएस मिल गया, 69 रैंक लेकिन मिल गया। अंबिका, एक सवाल या आपके लिए ये कि, और आपसे भी मैं पूछूंगा कि आईपीएस बनने के बाद भी ये ख्वाहिश क्यों रहती है कि नहीं अभी एक और देना है, अभी हमें कलेक्टर भी बनना है? जी, एक तो होता है कि आई अग्री की आईपीएस बहुत अच्छी सर्विस है, उसमें कोई शक नहीं है। बट बात ये है कि आपकी एक ख्वाहिश होती है ना कि आप हमेशा बचपन से आप चाहते हो कि कलेक्टर बने। हाँ। तो वो मेरे साथ था कि मुझे हमेशा आईएएस में ज़्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा। तो कोशिश की और अटेम्प्ट भी थे मेरे पास, वक़्त था और मुझे लगता था कि मैं हमेशा बेहतर कर सकती हूँ, बिल्कुल। तो क्यों ना करा बिल्कुल, जाए। वो आपने किया भी। गगन, आप क्या कहेंगे? चूँकि आप आईपीएस हैं अभी, और उसके बाद एक और अटेम्प्ट कि नहीं, मुझे वो क्रैक करना है, मुझे आईएएस बनना है। एक सवाल ये, दूसरा ये कि कहाँ से ये शुरुआत होती है, कब ये सपना देखा और उसको पाने के लिए ये जो पूरी जर्नी रही, ये जो पूरी यात्रा रही, वो कैसी रही आपकी? पहले तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन था उसका पहले जवाब देता हूँ। जी। जैसे बचपन से देखते थे गाँवों में, जब भी कलेक्टर का दौरा होता था कि कलेक्टर साहब आए हैं, तो उनको देख देख के बड़े हुए। लेकिन मेरी तैयारी स्टार्ट हुई थी कॉलेज ड्यूरेशन में। अच्छा। तो मैं कॉलेज में लास्ट फोर्थ ईयर में था, तब मैंने सोचा था कि यार यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। आप राजस्थान से हैं? हाँ, हाँ। उससे पहले मेरा इंजीनियरिंग करने का मन था, क्योंकि अच्छा। मैं एक इंजीनियर था, सिविल इंजीनियरिंग। तो मेरा इंजीनियरिंग सर्विस की तरफ जाने की सोच रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा यार अपने पास पोटेंशियल है, कर भी सकता हूँ। परिवार वालों ने बोला, दोस्तों ने बोला कि यार तुझे यूपीएससी के लिए ट्राई करना चाहिए। फिर मैं 2018 में, जैसे भी कॉलेज में प्लेसमेंट होते हैं, तो प्लेसमेंट में भी मैंने फॉर्म ही नहीं भरा था उसका। अच्छा। क्या भरना ही नहीं है फॉर्म, बस यूपीएससी करके देखता सपना हूँ। कुछ और है, हाँ। नौकरी नहीं करनी है, वही करना है। हाँ, हाँ। तो उससे फिर मैं दिल्ली में आया, कोचिंग नहीं ली मैंने। फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया। सेकंड अटेम्प्ट में मेरा मेंस भी क्लियर नहीं हुआ। थर्ड अटेम्प्ट में मैं आईपीएस बना। और फोर्थ अटेम्प्ट में इस बार जो एक ड्रीम सर्विस होती है, जो भी एस्पिरेंट तैयारी करने आते हैं उनकी, आईएएस, वो मुझे इस बार मिल जाएगा। और जैसे आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, जैसे अभी अंबिका जी ने भी बताया था कि आईपीएस एक अच्छी सर्विस है और वो भी आपको उतनी अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है कि आप देश की सेवा कर सको। लेकिन जो एक आईएएस के अंदर जो डाइवर्सिटी है और जो अलग अलग सेक्टर में हमें काम करने का उसमें अवसर मिलता है, वो कहीं ना कहीं आईएएस के अंदर ज़्यादा है। और जैसे मेरा समाज को ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाता है बिल्कुल IAS, हाँ। प्रोडक्टिव आईपीएस भी है उतना, लेकिन उसका सेक्टर अलग है। बिल्कुल, सेक्टर और मेरा अलग है। वैसे भी पुलिसिंग में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं जो सोशल सेक्टर है, जो जैसे मैंने रूरल बैकग्राउंड की जो समस्या ज़्यादा देखी थी, उन सेक्टरों में ज़्यादा काम करना चाहता था। तो इस वजह से मैंने, वैसे कठिन होता है, एक बार आईपीएस आप बन गए, आपके पास अच्छी सर्विस है, तो थोड़ा पढ़ना कठिन होता है। लेकिन जैसे मैं पहले रह रहा था, उसी तरीके से मैंने रहना कंटिन्यू किया। और इस बार जब रिजल्ट आया तो आखिर में उसमें तो आईपीएस खैर रिजल्ट में तो आपने जो झंडा गाड़ा वो तो दिखाई दे। खुशबू, आपका ये कैसा रहा, ये पूरा पूरा जो जर्नी है? और शुरुआत बहुत कम उम्र है आपकी, और पहला अटेम्प्ट आप बता रही हैं, सेकंड अटेम्प्ट है, पहला ये आपने क्रैक किया। किस तरीके से ये पूरी जर्नी आपकी शुरू होती है?
जी, मेरी जर्नी में भी ऐसे ही था कि स्कूल में मेरी फैमिली, मेरे पापा, मेरे भाई बोलते थे मुझे कि मेरे को यूपीएससी को अटेम्प्ट करना चाहिए। बट उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी न्यूज़पेपर से मेरा कोई लगाव नहीं था, तो मैंने बोला कि ये शायद मेरे लिए बना ही नहीं है। पर मैंने कॉलेज में इसके बारे में और पढ़ा, मैंने न्यूज़पेपर भी पढ़ना शुरू किया और मैंने यूपीएससी के बारे में पढ़ा, मैं इससे क्या चेंज ला सकती हूँ, मैं इससे कितना कुछ कर सकती हूँ। तो इसलिए फिर मेरा इसमें इंटरेस्ट बना और फिर मैंने सोचा कि मुझे इसको कॉलेज के बाद, ग्रेजुएशन के बाद अटेम्प्ट करना चाहिए। तो यूपीएससी का ख्याल कब 12th के बाद आया या ग्रेजुएशन के बाद आया? मैं यूपीएससी का ख्याल मुझे ग्रेजुएशन करते हुए आया। मैंने थर्ड ईयर में सोच लिया था कि मैं यूपीएससी अटेम्प्ट करना चाहूँगी और थर्ड ईयर से प्रिपेयर करना शुरू किया था। अंबिका, आपसे एक सवाल, चूंकि देखिए जो लोग हमें सुन रहे हैं और जिनका नहीं हुआ है इस बार, जो लोग फिर अगली उस बार तैयारी करेंगे या जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं साहब, स्कूल से ही हमें ये क्या ही प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए या कॉलेज से ही हमें उस दिशा में एक फोकस होना चाहिए, बाकी कुछ और विकल्प ना रखें हम, जैसा आप बता रहे थे कि भाई इंजीनियरिंग की या और भी। क्या क्या आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके और आपकी ये खुद की यात्रा कैसी रही है, आपने कब सोचा और किस तरीके से? जी अगर आपने पहले से सोचा है तो बहुत अच्छी बात है। और कई लोग जैसे होते हैं ना, ग्रेजुएशन के बाद सोचते कि मुझे यहाँ पे आना है, तो फिर ठीक है। अगर आप 10th के बाद या 12th के बाद सोच रहे कि मुझे यूपीएससी की तरफ आना है, तो आप उस तरह से सब्जेक्ट अपने सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ का ज़्यादा वेटेज होता है इसमें। तो आप चाहे तो जैसे मुझे भी पहले से इंटरेस्ट था, तो मैंने उसी हिसाब से अपना ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट लिया। तो मैंने बीए किया था ग्रेजुएशन में, उसके बाद एमए किया। तो ये सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं मुझे यूपीएससी के प्रिपरेशन में भी हेल्प किए। तो आप अगर पहले से ही डिसाइडेड हो कि मुझे इस तरफ आना है, तो आप ले सकते हो ऐसे सब्जेक्ट जो आपको हेल्प करेंगे। बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि यही टाइम है सही जहाँ पे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, कभी भी स्टार्ट करो, लेकिन जब भी स्टार्ट करो पूरा मन लगा के प्रिपेयर अच्छा करो। गगन, एक चूंकि हम कई बार ये देखते हैं, कहा जाता है कि नहीं जो इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, मेडिकल फील्ड से हैं, या उनके जो सब्जेक्ट हैं वो ज़्यादा तैयारी में ज़्यादा मददगार साबित होते हैं इसकी तुलना में, जो और चाहे वो आर्ट्स या कॉमर्स इस फील्ड से, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, इसका तो मुझे लगता है अपोजिट ज़्यादा है सर। जो ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट होती है उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि जो ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट होते हैं, मान लो ऑप्शनल किसी का पीएसआईआर है, तो एक पेपर जो जनरल स्टडीज़ का है और इथिक्स में लगभग वहाँ पर वो कवर हो जाता है। और जो साइंस वाले हैं या फिर इंजीनियरिंग वाले जो ऑप्शनल है, उनको काफ़ी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। जैसे मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था, तो मैथमेटिक्स का सिलेबस जो सारे ऑप्शनल है लगभग उनसे 1.5 गुना या फिर 2 गुना ज़्यादा होगा किसी किसी ऑप्शनल से। तो किसी किसी का काफ़ी छोटा सिलेबस भी रहता है। लेकिन जो इंजीनियर और जो मेडिकल वाले लोग, पहले जैसे कोई किसी ने एम्स किया हुआ है, नीट है, फिर किसी ने आईआईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, तो ये सारे लोग क्या मेहनत करने से डरते नहीं हैं। अच्छा, विकल्प रखना फ़ायदेमंद होता है यूपीएससी में, या फिर बिना विकल्प के तैयारी करनी चाहिए कि नहीं फोकस एक है, बनेंगे तो आईएएस पीसीएस बनेंगे वरना नहीं बनेंगे? नहीं, वैसे तो विकल्प हो तो वो तो एक अच्छा ही है, लेकिन मैंने अपनी तैयारी में फर्स्ट 2 अटेम्प्ट के लिए सोचा था कि फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में पूरे डेडिकेशन के साथ दूंगा, फिर इधर उधर की एग्ज़ाम देना मैंने बंद कर दिया था। लेकिन जब 2 अटेम्प्ट के बाद आप अपने पास विकल्प रख सकते हो, जैसे काफ़ी सारी एग्ज़ाम है जिनका सिलेबस लगभग यूपीएससी के पैटर्न के आधार पर ही होता है। जैसे यूपी पीसीएस एग्ज़ाम है तो उसका पूरा पैटर्न यूपीएससी जैसा है, ईपीएफओ का एग्ज़ाम है, सीएपीएफ का एग्ज़ाम है, और या फिर स्टेट पीसीएस दूसरी है, तो उनका आप एग्ज़ाम दे सकते हो ताकि आपकी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन डिस्टर्ब ना हो। हाँ, डिस्टर्ब ना हो और उसको एक विकल्प के तौर पर भी चीज़ें चलती रहें। लेकिन खुशबू, उसके बाद जब हमने आपने इसको क्रैक कर लिया, उसके बाद अब कितना परिवर्तन आया है? या पहले आप तो आईपीएस पहले भी आप कर चुकी हैं, और अब कितना घर वालों में या दोस्तों में या किस तरीके का बदलाव अपने अंदर आप महसूस कर रही हैं अब? जी बिल्कुल। जैसे इस बार से ज़्यादा पिछली बार बहुत ही, आप हमेशा सोचते हैं कि यहाँ पे आना है, बट आप जब यहाँ पे आ जाते हो तो आप देखते हो कि आप इस चीज़ के लिए एक्चुअली प्रिपेयर्ड नहीं होते हो। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, हर कोई एकदम खुश हो जाता है। आई थिंक वो उनके लिए जो खुशी होती है ना, वो बयान से बाहर है। तो बहुत अच्छा लगता है, सबका प्रेम, सबका आदर, सबका सम्मान मिलता है। साथ ही मैं बस ये बोलूँगी कि आप इस सक्सेस में भी ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। अगर जैसे हम दोनों ने आईपीएस आने के बाद फिर से कोशिश की है, हाँ। तो कहीं ना कहीं हम ग्राउंडेड थे। वो चीज़ हमें फिर से हेल्प की कि फिर से हमें जाके पढ़ना था। बिल्कुल, तो पढ़ना बस था अपने और फिर से वही लड़ाई लड़नी थी। खुशबू, आपने सबसे पहले किसे बताया कि आपने यूपीएससी क्रैक कर लिया है?
जी, मैं अपनी फैमिली के साथ ही बैठी थी। सारे मेरी फैमिली में मेरे साथ बैठे हुए थे और हमने इकट्ठे ही रिज़ल्ट खोला। तो हम सभी एकदम वेट ही कर रहे थे कि क्या रिएक्शन तो हम सबका अलग-अलग रिएक्शन था। कोई मेरे मम्मी-पापा जैसे भगवान जी का नाम जप रहे थे और मैं, मेरे भाई-भाभी हम लोग एक-दूसरे को हग कर रहे थे। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन मेरी फैमिली के साथ ही था। बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत हैप्पीनेस थी। अ, अम्बिका, एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब भी यूपीएससी के इंटरव्यूज़ की बात होती है तो बहुत सवाल तो पूछे जाते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पर बहुत सारे मीम्स हम देखते हैं कि कुछ अतरंगी सवाल भी होते हैं कि मुर्गी आई अंडा आया, इस टाइप पहले क्या इस तरीके के सवाल होते हैं या क्या क्या होता है इंटरव्यू? जी, मॉक से तो काफ़ी अलग होते हैं असली वाले इंटरव्यूज़। अच्छा। तो अतरंगी सवाल नहीं, कभी-कभी आपको नॉर्मल सवाल, थोड़े हटके सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे मुझे साड़ी के बारे में पूछा गया था कि मैंने क्या साड़ी पहनी है, उसका कपड़ा क्या है, अच्छा। कहाँ से आया। हाँ। तो बट अदरवाइज़ आपको इंटरव्यू पैनल बहुत ही फ्रेंडली तरीके से बात करेगा, आपको कंफर्टेबल फील कराएगा। तो जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो और जो असली वाला इंटरव्यू होता है उसमें बहुत अंतर होता है। तो अच्छा। असली वाला इंटरव्यू काफ़ी, आपको पता नहीं चलता कि आपने इंटरव्यू ख़त्म कर दिया, और बहुत ही आसान तरीके से होता है। आपको वो एक्चुअली कंफर्टेबल फील करवाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, गगन, बहुत जो लोग इंटरव्यू में कई बार ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। कहाँ चूक हो जाती है उन लोगों से? आपने तो दिया, आपने तो क्रैक भी किए हैं 2-2 इंटरव्यू। कहाँ चूक हो जाती है और किन चीज़ों का सावधानी रखने की उन लोगों को ज़रूरत होती है? जैसे इंटरव्यू मैक्सिमम 25-30 मिनट का होता है, किसी का 35 मिनट तक चला जाता है। हो सकता है कि उस दिन हमारा दिन खराब हो। एक रीज़न इसका ये भी हो सकता है कि हमसे इंटरव्यू बोर्ड ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे। अगर हम उन्होंने हमसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे वो हमको आते नहीं हैं, तो हम उसको खरा मानेंगे फिर। अगर क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जो हम पहले से ही प्रिपरेशन करके गए हैं, तो उनको हम अच्छे से जवाब दे सकते हैं। तो मैं नहीं मानता कि जनरल जो भी लोग इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचे हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कॉम्पिटेंस या फिर उनमें किसी प्रकार के किसी भी क्षेत्र में वो कम है। हो सकता है कि उस दिन उनका दिन खराब रहा हो, या फिर किसी जिनके अच्छे मार्क्स आए हो, उनसे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हो और अच्छे से वो डिलीवर कर पाए हो। तो इस चीज़ का फ़र्क रहता है। हाँ, बिल्कुल। चूँकि समय की अपनी बाध्यता है, एक आखिरी सवाल खुशबू आपसे शुरुआत करते हुए, अब जब आप ने यूपीएससी को क्रैक कर लिया, अब क्या सपने हैं भविष्य को लेकर? जब ज़िम्मेदारियाँ दी जाएँगी, जब उसके बाद क्या क्या सपना लेकर आप इस काम को सँभालेंगी? जी, मैं इतना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और सिर्फ़ मेरे लिए नहीं और मेरी फ़ैमिली के लिए नहीं, ये देश के लिए आगे जाके मैं नहीं, मतलब हमारा पूरा बैच, हमारे आगे जो बैच आते हैं, वो जो बनते हैं, वो बहुत कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। तो मैं यही होप करती हूँ कि मेरी जो ट्रेनिंग होगी, उसको मिलाकर मैं एक्चुअली कुछ ऑन ग्राउंड कर पाऊँ, जिससे मुझे भी बहुत खुशी मिले कि मैंने एक्चुअली कोई चेंज किया है, कुछ अच्छा किया है। अंबिका, आप? जी, खुशबू की तरह ही, जैसे मैं ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ। हम इस सक्सेस को सिर्फ ये अचीवमेंट, दिस इज़ नॉट एन एंड। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, तो यहाँ से असल में तो ये शुरुआत है अब। शुरुआत है। हाँ। तो कई सारी चीज़ें आएँगी, तो बट बस यही कि आगे जाके मैं देश की सेवा करूँगी और जो ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी को पूरी निष्ठा से पूरा करूँगी और संविधान के प्रति अपना जो भी कर्तव्य है उसका पालन करूँगी। गगन, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, जैसे अभी अंबिका जी और खुशबू जी बता रही थी, बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूँ। क्योंकि जब लोग आपका आदर करते हैं, आपको आदर के साथ देखते हैं, तो उनके अंदर भी इस टाइप की कोई ज़िम्मेदारी वो आपके अंदर भी देखते हैं कि आपके वो जो भी कर्तव्य दिए जाएँगे, उनको आप ज़िम्मेदारी के साथ करोगे। क्योंकि लोग जब आपकी का सम्मान करते हैं, तो आपके साथ वो एक अटैचमेंट भी देखते हैं कि अगर कोई भी हमको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम होगी, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी, तो हम उनकी हेल्प कर सकें। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी मुझे ज़िम्मेदारी मिले, मैं पूरे अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अगर वो काम कर पाऊँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा बिल्कुल, सौभाग्य हम भी आपको तीनों को ये शुभकामनाएं देते हैं कि जब आप लोग उस भूमिका में चेयर पर बैठें तो अपनी जिम्मेदारियों को उसी तरीके से निर्वहन करें जो बातें हम आज कर रहे हैं। और चूँकि बहुत मुश्किल तो है, लेकिन असंभव कुछ नहीं है। ये बात, इसकी तस्दीक इस कहानी से आपको मिलती है कि कितना भी मुश्किल क्यों ना हो कोई एग्ज़ाम, उसे क्रैक किया जा सकता है, बशर्ते आप में फेल होने के बाद फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।